हाँ ठीक है भाई, देखो सुनना है, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली योजना को मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है, ध्यान रख लीजिएगा। अमृत किसको बोलते हैं? अमृत अमृत को बोलते हैं, अरे अमृत बोलते हैं किसको? दूध को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अमृत कौन सा दूध होता है? अरे दूध में भी अलग अलग दूध है सारे, गाय का दूध होता है, अरे माँ का दूध होता है आजकल तो गाय का दूध ही पिलाती है माँ भी अपना दूध कौन सा पिलाती है, ठीक है, तुम्हारा भी सही है। चलो तुम गाय के दूध पीकर बड़े हुए हो, इसलिए अमृत तुम्हें वही लगता है खैर छोड़िएगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना क्या है? तो अब यही अमृत आहार योजना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हमारे क्या हुआ था कि स्कूलों में एक्चुअल में आंगनवाड़ी भी होती है, और नेक्स्ट आगे आपकी स्कूल है 1 to 8 भी होती है। 1 to 8 में तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चल रही थी, ठीक है। आंगनवाड़ी में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही थी, तो बेचारे हमारे बड़े बच्चे 1 to 8 में दूध पीते थे, जो कि अमृत जैसा होता है, ठीक है, उनको मिलता नहीं था, वो बेचारे ताकते रहते थे। और हमारे मास्टर साहब कुछ ऐसे थे जो पीने नहीं देते थे, ये तेरे लिए नहीं आया यो के देते थे, एक गिलास दूध में कुछ होता नहीं था। तो इसको हमने पीड़ा के रूप में समझा छोटे बच्चों की। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का मतलब आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, कौन सी एज से कौन सी एज के बीच में रहेंगे? 3 से 6 वर्ष के एज के बीच के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन तक अमृत पिलाया जाएगा, मतलब गर्म दूध पिलाया जाएगा। पता नहीं किसका होगा, गाय का होगा, बकरी का होगा, भैंस का होगा, लेकिन होगा सही, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको मुख्यमंत्री ने शुरू किया दिसंबर में, आपके स्पेशली जनवरी से ये योजना स्टार्ट हो गई है, हर जिले में हर आंगनबाड़ी केंद्र पर स्टार्ट हो गई है। और इसी को कहा जाता है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसमें आपके स्पेशली दूध नहीं आता, बल्कि पाउडर आता है, पाउडर से जो बनाया जाता है वो दूध बनाया जाता है। सप्ताह में कितने दिन पिलाना है? 3 दिन, ठीक है, चौथे दिन नहीं पिलाना है, क्योंकि 3 दिन बहुत है, फिर अमृत घर पे जाकर पिएंगे वो। तो पहला है वो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाना है, स्पेशली छोटे बच्चों को, मतलब आंगनवाड़ी बच्चों को, और 3 से 6 वर्ष के बीच की जो आयु है उनको पिलाना है, ठीक है। और इस योजना का नाम है वो अमृत आहार योजना है, ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा। पहली योजना अपनी कंप्लीट हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये है कि देश का पहला ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, ठीक है। अब ये भला क्या है वो ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हम भारतीय, और हम भारतीय है तो हमारी आदतें कुछ अजीब है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ड्राइविंग तो अपन करते ही है, फिर लाइसेंस भी ले लेते हैं, लाइसेंस भी बाबू को पैसे देकर लेते हैं आधे तो, ठीक है, ड्राइविंग सेंटर जाना भूल जाते हैं, और फिर गाड़ी खतरनाक चलाते हैं, जो सीधी सीधी गाड़ी चलानी चाहिए उसके लिए नागिन डांस करवा देते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट में मुड़ जाते हैं, ठीक है। अब अपने यहाँ वाले लोग हैं, ये तो अपन से सारे परिचित है, सारे अपन इंडियंस है, तो अपन तो परिचित है। दिक्कत कहां पर आ जाती है, जब अपन विदेशों में चले जाते हैं, ठीक है, और विदेशी लोगों को समझ में नहीं आता है कि भारतीय कर क्या रहे। वहां पर नॉर्म्स अलग बने हुए, आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट में ही मुड़ना होता है, ठीक है, अपन राइट में मुड़ जाते हैं, और फिर उल्टा उसको ही धमकाने लगते हैं कि आंखें फूटी क्या। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक देश को बड़ी परेशानी हो रही है, और वो देश है अपना सऊदी अरब। कौन सा देश है? यहां से सर्वाधिक ड्राइवर की नौकरी के लिए जाते हैं वो सऊदी अरब में ही जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भाटों की नौकरी करने के लिए जाते हैं, मकान बनाने के लिए वो तो कुवैत में जाते हैं, और सऊदी अरेबिया में हाईएस्ट ड्राइवर की नौकरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोड्यूसिंग बहुत ज्यादा है, माल बहुत ज्यादा, परिवहन बहुत ज्यादा है। अब दिक्कत है कि अपने यहाँ के ड्राइवर सब जाते हैं, तो वहां पर अलग रूल्स बने हुए, अलग अलग रूल्स बने हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और रूल्स ये है कि भाई किसी का भी आप एक्सीडेंट कर देते हो तो आपको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। अपन इंडियन ठहरे, गांडे लोग तो है ही सही, और यहाँ वाले अपन हथकंडे अपना चुके होते हैं कि किसी का भी एक्सीडेंट करे पहले क्या करना अपन को, अरे भाग जाना नहीं है, सो जाना उसी के पास में लंबे होकर, ठीक है, आंखें बीच के सो जाना, अगर डॉक्टर खोले तो भी नहीं खोल दिए, नहीं तो मोताड़ा आ जाएगा यो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपन खतरनाक लोग हैं। वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हुई है कि इंडियन एक्सीडेंट कर देते हैं, उसको हॉस्पिटल, जिसको लगा होता है उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय खुद सो जाते हैं, ठीक है, और पास में सो जाते हैं, और आंखें इतनी ज्यादा बीच देते हैं कि डॉक्टर सारे बीपी, हार्ट रेट वगैरह सब चेक करता है, सब बराबर आता है, लेकिन वो आंखें खोलता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि धीरे धीरे कहा जा रहा है कि वहां के लोग हैं उनको डबल इलाज करना पड़ रहा है। एक तो इंडियनों का भी इलाज करना पड़ रहा है, एक सऊदी अरेबियनों का भी कराना पड़ रहा है। सऊदी अरेबियन वाला तो बोल देता है कि मैं ठीक हूं भाई, अपना इंडियन वाला बोलता ही नहीं है, ठीक है, पट्टा बांध के पड़ा रहता, तनख्वाह मिलेगी यूं करके। तो ऐसी कंडीशन में सऊदी अरब वालों ने कहा अब से जो हमारे रूल्स को फॉलो करेगा, जाने करे
जाने का, ऐसा ही ड्राइवर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट शाला खोली है। अब वो अपने देश का लाइसेंस दे रहे हैं, अपने यहाँ वाला लाइसेंस सऊदी अरब में नहीं चलेगा, तो अपने देश का लाइसेंस दे रहे। इसका मतलब ये है कि अजमेर है, अजमेर का एक गांव है सिंगावल, इसी सिंगावल में उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक एकेडमी खोली है। वहीं पर आपके लाइसेंस बनेगा वो सऊदी अरब का लाइसेंस बनेगा। कहाँ का बनेगा? सऊदी अरब का बनेगा, ठीक है। तो किसी को भी ड्राइविंग के लिए सऊदी अरब जाना है तो अब ड्राइविंग टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, वो अजमेर के सिंगावल गांव में पास करना पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर पास किया हुआ या आपने यहाँ पर 4 व्हीलर लाइसेंस बनाया हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो किया है वो सऊदी अरब वालों ने हमसे परेशान होकर किया, हमसे पूरा विश्व ही परेशान है, ठीक है। एक तो इतनी जनसंख्या हमने कर रखी है कि हर देश में घुस गए हैं और ऐसे ऐसे नॉर्म्स फैला रखे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो पहला देश जिसने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर खोला है अपने देश में वो सऊदी अरब ने खोला है। अब सऊदी अरब के नियम वैसे ही तगड़े, तो ये अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर कहलाता है। इस देश से अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है, मतलब वहां के गांव से या फिर वहां की एजेंसी से आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो वो पूरे विश्व में मान्य होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने वाला पूरे विश्व में मान्य नहीं है, सिर्फ अपने वाला डूंगरपुर में मान्य है या फिर भारत में मान्य है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हर जगह मान्य नहीं होता, उनके देश के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। लेकिन ये पहला अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर है जो कि आपके अजमेर में खोला गया। गांव कौन सा बताया? सिंगावल। कौन सा गांव बताया? सिंगावल। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, नेक्स्ट में पूरे साल भर ये आता रहेगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहला और नाम से ये अजमेर में, और अजमेर का एक गांव है जिसको कहा जाता है सिंगावल गांव में। कौन सा देश की सहायता से खोला आपके? सऊदी अरब की सहायता से खोला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला जो है वो आपका एक और है, और वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट श्रम संबल कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये भी खतरनाक प्रोजेक्ट है। हाँ, अपने यहाँ पर रोजगार का जरिया क्या है? अपने यहाँ पर स्पेशली रोजगार का जरिया क्या है? लोकल के लिए ये आपको कभी भी टाइम पास करना होता है या फिर कभी भी ऐसा लगता है कि यार कुछ रोजगार कर लेते हैं, तो आप कहां पर चले जाते हो? ये लो, नरेगा में। और कहां पर जाओगे? सबसे अच्छा रोजगार का साधन है वो वहीं पर है। कौन सा भी आपके? नरेगा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नरेगा में आपका नाम, आपका तो चलता होगा, 21 साल से ज्यादा हो चुके हो इसलिए, बाकी 18 साल से कम आयु वालों का चलता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, नरेगा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन वो भी छोटे छोटे छोरे होते हैं, वो चले जाते हैं। किसके नाम के साथ जाते हैं? या तो पापा के नाम के साथ, मतलब उनके उलट, या फिर किसके नाम के उलट जाते हैं भाई? आपके मम्मी के नाम के उलट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब कोई अधिकारी चेक करने के लिए आ जाता है और पापा का नाम बोलता है रामलाल यू, और जो विजय 9 साल का खड़ा होता है वो बोल देता है हजार यू, ठीक है, दिक्कत है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, अपन कॉम्बिनेशन बिठा देते हैं, भाई ये भी मेल है वो भी मेल है तो ठीक है, लेकिन वो मम्मी का नाम लेता सविता देवी और वो विजय वही बोलता हजार यू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो ऑफिसर पूछता है कि सविता देवी कौन है, और वो हाथ ऊंचा करता है, मैं हूँ। राजसमंद में ऐसा क्यों ऐसा हुआ? राजकुमार बिस्सा नामक वहां के कलेक्टर है, स्पेशली जांच करने के लिए गए, और वो बिस्सा जी जब जांच करने के लिए गए तो ऐसा ही एक चोरा था राहुल और वो दादी के नाम पे क्या सारे बोल रहा था। दादी थी 70 वर्ष की, वो था 7 वर्ष का, ठीक है, कॉम्बिनेशन जबरदस्त बिठा रखा था। और ऐसी कंडीशन में वो लास्ट में उन्होंने पूछा भी सही कि ये शालिनी देवी है वो कौन है, तो वो यही कहता है कि मैं हूं, ठीक है। कलेक्टर ने सब पर प्रतिबंध लगा दिया कि इनको स्कूल भेजो यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। और कहा गया कि जितने भी श्रमिकों के बच्चे हैं उनको स्पेशली स्कूल से जोड़ने के लिए राजसमंद में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? प्रोजेक्ट श्रम संबल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसके बच्चों को? श्रमिक के बच्चों को। किससे जोड़ना है? स्कूल से जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई भी स्कूल जा रहा है तो वो 100% नरेगा में आना नहीं चाहिए, और इसलिए श्रमिकों के बच्चों को स्पेशल सुविधाएं देकर स्कूल से जोड़ने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट लागू किया जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट श्रम संबल कहा जाता है। तो ये आपका जो हुआ है वो आपके राजसमंद में हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगली जो चीज है वो आपके बालक तो खेल में बहुत बढ़ गए, अब नेक्स्ट बारी है वो इनकी बारी है। इनकी बारी है आपके बालिकाओं की बारी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि राजस्थान में आपकी नई सरकार है, नई सरकार के नए मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। इनका शॉर्ट नेम एक शब्द है और वो ये शब्द है, कौन सा शब्द है भाई आपके? बज्जू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पकौड़ी नहीं बोलना है, सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा।
एक तो जिला है वो आपका ये जिला स्पेशली है वो भरतपुर है, एक ज से और जिला है और वो जो जिला है वो आपका जयपुर है, और एक जिला ऊ वाला है और ऊ वाला जो जिला है वो ये है आपका, नाम कौन सा हो जाएगा भैया आपके? उदयपुर। कहा गया 3 ऐसे जिले जिसमें भजनलाल जी शर्मा ने अपने बज्जू नाम से ही ओपनिंग की है और वो वहां पर आवासीय बालिका खेल संस्थान की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वहां पर खाना पीना सब फ्री है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है 1 to 12 पढ़ने वाली बालिका को, तो ये आवासीय बालिका खेल संस्थान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स ज्यादा सिखाया जाएगा, स्पोर्ट्स को ही समर्पित ये स्कूल होंगे। जैसे ये सुशीला मीणा वगैरह आपकी इन्फ्लुएंसर के तौर पर नहीं आई थी, जो खेल में बहुत महारत थी, तो ऐसी समस्त लड़कियां, सुशीला मीणा लड़की थी वो आई थी, हाईलाइट बहुत ज्यादा हुई और राजस्थान सरकार की किरकिरी भी हुई कि ऐसी प्रतिभाएं अपने यहाँ पर है लेकिन उनको विशेष तौर पर बढ़ावा नहीं दे रही है। तो अब राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि आपके 3 जगह सेंटर हम स्थापित करेंगे। जो दक्षिणी राजस्थान वाले वो पूरे जितनी भी प्रतिभाएं होगी, खेल प्रतिभाएं जो खेल को ही समर्पित होगी, वो एडमिशन ले सकती है उदयपुर में। पूर्वी राजस्थान वाले भरतपुर में, और नेक्स्ट आगे पश्चिमी राजस्थान वाले सारे रह गए, वो कहां पर एडमिशन ले सकते हैं? जयपुर में ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे जोधपुर किया होता ठीक रहता, आसानी से आ जाता है, लेकिन वो वही के जयपुर के ही है, तो उन्होंने एक खेल संस्थान जयपुर को ही दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। वोट भी तो वहीं से लेने, नहीं तो दिक्कत है जोधपुर वाले वोट लेने आएंगे नहीं। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान का सारा जयपुर में किया, अपन ने जोधपुर में नहीं किया है। तो वो बज्जू नाम के 3 खेल संस्थान है, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगले जो हाँ ये कंप्लीट हो जाता है। अगला जो एक और है वो आपके अभियान है, नाम कौन सा भी आपके? ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान, ध्यान रख लीजिएगा। फ्री स्काई का मतलब आकाश को फ्री करना है। ठीक है, अब हुआ क्या, तो अपने एक 14 जनवरी आती है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, आकाश पूरा भर जाता है, किससे? डोरों से भर जाता है। सबसे ज्यादा हानि होगी वो किसको होगी? पक्षियों को होगी। ठीक है, तो इसी दिन पक्षी सर्वाधिक मरते हैं। स्पेशली एक टीम गठित की गई है जो ड्रोन लेकर चलती है और कहा जाता है जितने भी डोरे होते हैं उनको काटा जाए, ड्रोन वगैरह चलाया जाए, स्पेशली उनको काटा जाए। ठीक है, ये अभियान चलाया गया है और इसी अभियान को कहा जाता है, वो ये अभियान कहा जाता है। नाम कौन सा अभियान के? ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान। ठीक है, आकाश को फ्री करना, मुक्त करना, बिल्कुल ये डोरे जो भी आ जाते हैं उनको खत्म करना, यही अभियान जो कहलाता है वो आपका ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान कहलाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन चलाया गया, ध्यान रख लीजिएगा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस साल हमारे पास में जुड़ रही है, राजस्थान वालों के पास में जुड़ रही है, और वो है देश की सबसे बड़ी इंफ्रारेड वेधशाला। ठीक है, इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे यहाँ पर हीट वेव को बढ़ावा दे रही है, अवरक्त तरंगे ही आपके यहाँ पर कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे, ये सारी जो आती है उनका इफेक्ट पृथ्वी पर क्या पड़ता है, पृथ्वी पर आगे जीवन कैसा होगा, उत्परिवर्तन क्या होगा। आखिर इन्हीं तरंगों के गिरने से आपके स्पेशली उत्परिवर्तन होता है, डीएनए में विकार उत्पन्न होते हैं, नई जनरेशन का जन्म हो रहा है, और रेगुलर कुछ समय से ये आपके बहुत जबरदस्त आ रही है, ये तरंगे बहुत ज्यादा जबरदस्त आ रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी कारण से मानव जीवन में भी उत्परिवर्तन हुआ है। आप जो जनरेशन हो वो कौन सी जनरेशन कहलाती है? आप जो इंसानों की जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन कहलाती है? अल्फा जनरेशन हो। कौन सी जनरेशन हो भाई आपके? अल्फा जनरेशन हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगी वो बीटा जनरेशन आएगी, इसके बाद आएगी वो गामा जनरेशन आएगी। ठीक है, 3rd जनरेशन, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अल्फा जनरेशन हो, आपको किताब वगैरह सोचना पड़ता है, थिंकिंग, आपका माइंड है वो थोड़ा कम डेवलप है। ठीक है, आने वाली जो जनरेशन होगी उसका माइंड और ज्यादा डेवलप्ड होगा, ध्यान रख लीजिएगा, और ज्यादा धुरंधर लोग होंगे वो। ठीक है, आप जितना जानते हो उससे भी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उनकी होगी, ध्यान रख लीजिएगा। और वो जो जनरेशन होगी वो बीटा जनरेशन होगी। हालांकि हो सकता है उनकी आयु और कम हो, क्योंकि जितना दिमाग ज्यादा काम करेगा उसकी आयु उतनी कम होती है, ये कहते हैं। अपन को खुश होना चाहिए, क्यों? साला वैसे भी कम कम कर रहा है, आयु तो कम से कम ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी वो बीटा जनरेशन आएगी। भारत का पहला बच्चा बीटा जनरेशन का जन्म भी ले चुका है, ये घोषणा की जा रही है, ठीक है। उसका दिमाग ज्यादा ही विकसित होगा, ये भी घोषणा की जा रही है। चेन्नई में जन्म लिया है, लेकिन उसकी आयु फिर भी कम बता रहे, 36 ईयर्स ही बता रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि आने वाली जनरेशन हो, वो वैसे भी उत्परिवर्तन बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, तो अगली जनरेशन बीटा जनरेशन हो। ये उत्परिवर्तन सारे इंफ्रारेड इन तरंगों के कारण वगैरह या प्रकृति में परिवर्तन के कारण ही हो रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में इस पर सूक्ष्म नजर रखने के लिए हमने एक वेधशाला खोली। वेधशाला का मतलब पूरी दूरबीन बनाई है, बहुत बड़ी दूरबीन बनाई है। अब दूरबीन हम हाईएस्ट ऊंचे स्थानों पर रखते हैं, अगर नीचे स्थानों पर रखेंगे तो कोई डोंगरा आड़े आ जाएगा, कोई वृक्ष आड़े आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट हम बड़ी यानी ऊंची स्थानों पर रखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू, माउंट आबू का भी सबसे ऊंचा स्थान गुरु शिखर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी इंफ्रारेड वेधशाला है, मतलब सबसे बड़ी दूरबीन नंबर स्थापित करना है, वो स्थापित करें गुरु शिखर में, माउंट आबू में, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर है। ये तो आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान ये रखना कि हाईएस्ट इससे भी ज्यादा, देखो माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी भारत की तो है नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो हिमालय में है, ठीक है। तो अपन सबसे ज्यादा सबसे बड़ी अगर टेलीस्कोप स्थापित ही करनी है तो अपन कंचनजंगा या हिमालय पर्वत पर करेंगे। तो हमने सबसे बड़ी टेलीस्कोप तो आपके स्पेशली वेधशाला खोली है, वो तो स्पेशली खोली है, वो हिमालय में खोली है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमने खोली है वो राजस्थान में खोली है। पहली नैनीताल हिमाचल प्रदेश सॉरी उत्तराखंड में है, और सेकंड वाली खोली है वो अपने माउंट आबू में खोली है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि हम सारे विश्व में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको नोटिस करेंगे, और उनको नोटिस करने के बाद उनके प्रति अपन क्या आपके स्पेशली समाधान उपलब्ध करवा सकते हैं वो करवाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने पास 3 देवता, एक तो ब्रह्मा जी है, एक विष्णु जी है, और एक शिव जी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। शिव जी कौन से देवता? अरे किसके देवता है शिव जी? अरे करते क्या है, काम क्या करते हैं? ये मत कहना कि पर्वत पर बैठे रहते हैं ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं। अरे वो संहार के देवता है, मतलब विश्व कभी नष्ट होगा तो उन्हीं की वजह से नष्ट होगा, ये कहा जाता है, ठीक है। तो शिव जी संहार के देवता है, ध्यान रख लीजिएगा। विष्णु पालन के देवता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ब्रह्मा जन्म सृष्टि को उत्पन्न करने वाले देवता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके 3 देवता, ब्रह्मा सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, मतलब सृष्टि के सृजक है, सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु है, और सृष्टि का संहार करने वाले वो शिव है। यहां पर इन किरणों के माध्यम से उत्परिवर्तन हो रहा है, नई सृष्टि उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसको चेक करेगी ये वेधशाला। तो 3 देवताओं में से नाम किसका देंगे अपन? अरे इन 3 देवताओं में से सृष्टि को उत्पन्न करने वाले देवता कौन से थे अपने? ब्रह्मा जी। तो इस टेलीस्कोप वेधशाला को हमने नाम दिया है, वो भी ब्रह्मा नाम दिया है। क्या नाम दिया भाई आपके? ब्रह्मा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है वो आपके ब्रह्मा नाम की सबसे बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई है, और वो आपके माउंट आबू में लगाई गई है। 2.5 मीटर लंबी है, और देश की दूसरी सबसे लंबी इंफ्रारेड वेधशाला बनाई गई है, वो माउंट आबू में बनाई गई है। लेटेस्ट है, पूरे साल भर ये भी आता रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला एक और शब्द है, कौन सा शब्द है भाई आपके? नंदगढ़, ठीक है। नंद देवकी नंदन को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है, जब छोटे थे तब उनको कहा जाता था, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अपने यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही आंगनवाड़ी केंद्र एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है वेदांता समूह, और वो कह रहा है कि मैं ऐसे कैसे बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र बनाऊंगा जहां पर छोटे बच्चे हंसते खेलते गाते हुए पढ़ सके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए वेदांता ग्रुप है, पूरी प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनियों को अपना एक निश्चित दर 2.5% होता है, वो जन कल्याण के लिए देना कर पड़ता है। या तो एजुकेशन में दो, या बालिका शिक्षा के लिए दो, या फिर छोटे बच्चों के लिए दो, या फिर किसी हॉस्पिटल में दान करो, इस तरह से, ठीक है। इनका वेदांता समूह का खुद का ही आपके स्पेशली एनजीओ है, और वो आपके अभियान चला रहा है। कौन सा अभियान चला रहा है अभी आपके? नंदगढ़ अभियान चला रहा है, जो प्राइवेट आंगनवाड़ी होगी राजस्थान में, लगभग 25,000 प्राइवेट आंगनवाड़ी खोल रहा है, ठीक है। और ये जो खोल रहा है वो वेदांता समूह खोल रहा है, नंदगढ़ के नाम से खोल रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये नंदगढ़ है, वेदांता समूह द्वारा राजस्थान में खुलने वाली प्राइवेट यानी निजी आंगनवाड़ी होगी, जहां पर 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे, और उनकी संख्या टोटल 25,000 होगी, मतलब 25,000 होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शानदार चीज आ रही है, वो ये आ रही है
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला एक शब्द लिखा वो इन्फ्लुएंसर लिखा है। इन्फ्लुएंसर का मतलब आपके जो भी यूट्यूबर वगैरह होते हैं, कोई भी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, नई चीजें लाकर देते हैं आपको, नई कॉमेडी लाकर देते हैं, वो सारे यही शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपके? इन्फ्लुएंसर, ध्यान रख लीजिएगा। और आजकल भजनलाल सरकार भी यही कह रही है कि सबसे ज्यादा, अब हमारे भारत में भी एक्चुअल में यही सब चल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा बढ़ावा दो तो इन टिकटॉकियों को बढ़ावा दो, या फिर टिकटॉक या तो नष्ट हो गए, यूट्यूबर को बढ़ावा दो, इंस्टाग्रामर को बढ़ावा दो, फेसबुकियों को बढ़ावा दो, वगैरह इन सबको बढ़ावा दो, ठीक है। इससे होगा क्या? तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे व्यस्त रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग व्यस्त रहेंगे तो फिर दिक्कत है कि बेरोजगारी वगैरह के बारे में बात ही कम करने वाले मिलेंगे। तो कहा जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नव प्रसारक नीति लाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि हम 3 श्रेणियां बनाएंगे, 2 श्रेणियां बनाएंगे। एक तो होगी श्रेणी ए और एक जो होगी वो श्रेणी बी होगी, ठीक है। आप सबके अकाउंट्स होते ही है, या तो YouTube पर अकाउंट्स होते हैं, या फिर Instagram पर अकाउंट्स होते हैं, या फिर नेक्स्ट आगे Facebook पर अकाउंट होते हैं। सब में एक शब्द लिखा होता है, एक तो फॉलोवर लिखा होता है और एक फॉलोविंग लिखा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। फॉलोविंग का मतलब आप जिसका अनुसरण करते हो वो तो फॉलोविंग कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और फॉलोवर का मतलब आपका जो अनुसरण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? फॉलोवर कहलाएंगे। सरकार कह रही है कि हम 2 श्रेणियां बनाएंगे, और 2 श्रेणियों में श्रेणी ए होगी एक दूसरी श्रेणी कौन सी होगी भाई आपके? श्रेणी बी होगी। श्रेणी ए कौन सी होगी? तो जिसके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है, एक ए का मतलब 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है वो तो ए श्रेणी कहलाएगी। बी कौन सी कहलाएगी? तो जिसके 7,000 से 1 लाख के बीच में सब्सक्राइबर है वो आपके बी श्रेणी कहलाएगी। अब भला इनका काम क्या होगा? तो जो भी सरकार की नीतियां है, सरकार पोस्टर वगैरह बना के देगी, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे रोडवेज के बाहर पोस्टर लगे होते हैं, रोडवेज के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, ऐसे कैसे पोस्टर वगैरह बना के देगी। आपको ये पोस्टर है वो रोज के पर डे वो पोस्टर आपके YouTube अकाउंट्स पर या फिर Instagram अकाउंट्स पर डालना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इससे होगा क्या? ठीक है, तो सरकार की नीतियां हैं वो जाएगी आगे, लोगों तक जाएगी। अब इससे आपके फायदा क्या होगा? तो सरकार आपको पैसे देगी, ध्यान रख लीजिएगा। और वो पैसे कितने देगी? तो ए श्रेणी के जो लोग हैं उनको तो 20,000 रुपए देगी हर महीने। कितना देगी? मतलब सरकारी नौकरी बैठे बिठाए मिल रही है, ठीक है। कुछ वीडियो बनाई, लड़कियां तो बहुत जल्दी फेमस होती है, तुम तो डांस कीजिए बस। साला हम लड़के कुछ भी करें कभी फेमस नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे श्रेणी बी है, उसमें 15,000 रुपए मिलेंगे। कितना मिलेंगे हर महीने? 15,000 मिलेंगे। आपके 2 अकाउंट्स होने चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, रोज की 2 पोस्ट डाली जानी चाहिए। कितने पोस्ट डाली जानी चाहिए? 2 पोस्ट डाली जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा गया हर जिले में एक हम इसको नव प्रसारक कहेंगे, एक संभागीय स्तर पर 2 और 1 प्रसारक। 2 इस श्रेणी में, ए श्रेणी में 2 प्रसारक होंगे और बी श्रेणी में 1 प्रसारक होंगे, ठीक है। इनको हम सरकारी नौकरी देंगे, कुछ नहीं करना है, घर पे बैठे बैठे जो भी सरकार का पोस्टर आए वो आपको डाल देना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन शर्त है कि आपके फॉलोवर कितना होने चाहिए? 20,000 कमाना है, कितना फॉलोवर होना चाहिए? 1 लाख से अधिक फॉलोवर होना चाहिए। और अगर 15,000 कमाने तो 7,000 से 1 लाख तक फॉलोवर होने चाहिए, ठीक है। प्रतिदिन कितने ट्वीट, कितने पोस्ट डालनी है? 2 पोस्ट डालनी है। एक तो सुबह में उठते ही तुरंत चाय पी के डाल देनी है, एक रात में सोते टाइम डाल देनी है, ठीक है। आपका काम हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अगर किसी समय बाई चांस आप 2 पोस्ट नहीं डाल पाते हो तो उसको माना जाएगा कि आपने इस काम को बीच में छोड़ दिया। एक ही पोस्ट सुबह सुबह में डाली और शाम को नींद आ गई और भूल गए तो उस महीने के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, भले ही 1 पोस्ट कम डाली है तो भी ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको 2 पोस्ट कम से कम डालनी है। इसी नीति को कहा जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नव प्रसारक नीति, ध्यान रख लीजिएगा। ये वैसे अशोक गहलोत जी लाए थे, अब भजनलाल जी भी ले आए ऐसी कैसी नीति, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ, अपने नेता बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे अपन चुनते हैं कि आप बात ही मत करो। एक स्पेशली अभियान है जिसको कहा जाता है देशी वृक्ष रोपण अभियान, राजस्थान में अभी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें कहा जा रहा है कि हम हर
जिले में एक नर्सरी तैयार करेंगे जहां पर हम वृक्ष लगाएंगे और इसके बाद वृक्ष जैसे ही बड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे मतलब वृक्ष हो जाएंगे, तो उनको लोगों में प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं एक और बता रहा हूं कि ये हमारा ये मॉडल है। कौन सा मॉडल कहलाता है अभी आपके? नर्सरी मॉडल है। हम कैसे तैयार करेंगे ये हम सीखने के लिए जाते हैं। हर चीज हम सीखने के लिए कहीं और जाते हैं, अपन को कुछ नहीं आता ऐसा लगता है कभी कभी। तो राजस्थान के जो भी आपके मंत्री वगैरह है, आईएएस वगैरह है, वो नर्सरी मॉडल सीखने के लिए गए कि भाई कैसे दूसरे लोग इन पौधों को तैयार करते हैं और देते हैं। अब सिंपल सा है कि भाई गोटा डालो, आंबा उगेगा, दे दो। इस वक्त सीखने के जाना पड़ता है। 7 जना आईएएस लेकर फिर आपके जा रहे साले आराम खोर, तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिएगा ये भारत है आपका, यहाँ पर आपके राजस्थान आता है और राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी जलवायु अलग है, तो अगर कहीं उपोष्ण कटिबंध वाला ही राज्य है, वहां पर आप सीखने जाते हो तो मुझे भी समझ में आता है कि भाई आपकी जलवायु सेम है, तो कौन कौन से यहाँ पर कर रहे हो आप, वृक्ष उगा रहे हो, ये आप सीखने भी जाओगे। हम साला सीखने गए उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, मतलब तमिलनाडु में, लास्ट कोने पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर पौधे ही अलग होते हैं, वहां पर नारियल होंगे। अब अपना रेगिस्तान में कौन सा नर्सरी में नारियल लगाएगा ये समझ में नहीं आता कभी कभी। वहां पर कॉफी होती है, अपने रेगिस्तान में कहां पर कॉफी हो जाएगी ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें तो हम सीख के आ रहे हैं और फिर वहां पर की कॉपी करेंगे यानी नकल करेंगे। इससे अच्छा 10वीं बच्चे, बोर्ड के बच्चे नकल करते हैं, कम से कम ऐसी मूर्खता तो नहीं करते, फिर भी हम सीखने चले गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आते साल आपको नर्सरी मिलेगी, रेगिस्तान में नर्सरी भी मिल सकती है, उसमें नारियल के पौधे भी मिल सकते हैं, क्योंकि सीख के कहां से आ रहे हैं हम? तमिलनाडु से आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है देशी वृक्ष रोपण हम अभियान चलाएंगे अगले साल, हर जिले में एक नर्सरी तैयार करेंगे और उस मॉडल को हमने सीख रहे हैं, वो अभी तमिलनाडु से सीख रहे हैं। तो तमिलनाडु से सीखने के बाद में राजस्थान कृषि आपके स्पेशली उत्कृष्टता केंद्र हर जिले में स्थापित करेंगे और उसका बॉन्ड जो हमने किया है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश से किया। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन सा भी आपके? तमिलनाडु है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आएगा कभी कभी, ठीक है। फिर अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरे साल अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि उत्कृष्टता केंद्र जो राजस्थान में स्थापित किए जाते हैं वो किस राज्य सरकार के साथ एमओयू के तहत किए जाने हैं। तो राज्य सरकार है वो तमिलनाडु है आपकी, बाकी कोई राज्य सरकार नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला अभियान एक और है, नाम कौन सा भी आपके? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ये तो वैसे दिसंबर में भी आया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि मतलब कुछ लोगों की कर्म भूमि भारत नहीं है, वो विदेशों में रहते हैं, अरब कंट्रीज में रहते हैं, दिनार कमाते हैं। दिनार कमाते का मतलब बहुत पैसे कमाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उनको हम अभी आपके मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कुछ तुम दान दो हमारी सरकार को, और जैसे ही हम तुम दान दोगे तो हम यहाँ पर जलाशय बनाएंगे। राजस्थान सूखा प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मारामारी है वो जल के लिए ही मारामारी है, पानी के लिए मारामारी है। तो ऐसी कंडीशन में हम पानी के लिए कुछ कैचमेंट एरिया बनाएंगे, तालाब को गहरे करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी अभियान को कहा जाता है, ये अभियान कौन सा अभियान कहा जाता है भाई आपके? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ठीक है। स्पेशली हमने अभियान चलाया, लगभग हमने पैसे इकट्ठे किए, वो 45,000 वाटर टैंक स्थापित करवाए, इतने पैसे कर भी लिए, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अपन दान तो बहुत देते हैं ठीक है, भले ही अपने पास कुछ नहीं होता है लेकिन हम सरकार को भी दान दे देते हैं। इतना बड़ा दिल अगर कोई रखता है तो हम इंडियन ही रखते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया। 45,000 वाटर टैंक स्थापित पूरे राजस्थान में हो जाए, उतना हमने पैसा इकट्ठा कर लिया है। और इस साल हमारा टारगेट है, अभी मार्च ही आया, तो लगभग दिसंबर तक हम राजस्थान में टोटल वाटर टैंक, दिसंबर तक का, जून तक ही कर लेंगे यार, बहुत स्पीड है अपनी, ठीक है। पैसा अपन को मिल जाए, क्या स्पीड नहीं है, पैसा नहीं मिलता तभी तक स्पीड नहीं है। तो कहा जाता है 45,000 हम वाटर टैंक स्थापित करेंगे, ठीक है। हर गांव में एक वाटर टैंक मिल जाएगा जिसमें आपके बरसात का जो भी पानी होगा वो पाइपों के माध्यम से घरों की छतों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, वो संग्रहित होगा, ठीक है। जितनी भी गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाती है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एक दवाई स्पेशली और अपन डाल देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह, जिसको लाल दवा पड़ते हो, वो जैसे ही डाल देते हो तो उसमें भी जितनी भी गंदगी होती है वो स्पेशली आपके समूह बनाने लगती है, ठीक है, और वो नीचे बैठ जाती है बारी होकर, ध्यान रख लीजिएगा। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उतने उस दवा से मर जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो जल आता है वो पूर्णतः शुद्ध जल होता है, उसमें उस दवा की एक विशेषता होती है कि वो पानी को शुद्ध करता है। ये आपने पढ़ा होगा, पानी को शुद्ध कैसे करता है, तो उसमें यही है कि सारी जितनी भी गंदगी होती है, कि जितने भी धूल के कण होते हैं उनको एक स्थान पर ले जाता है, उनको चिपकाता है। जैसे ही चिपकेंगे तो वो बारी होंगे, और बारी होंगे तो क्या हो जाएंगे भाई आपके?
नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएंगे तो एक हल्का सा भी बारीक नैनोमीटर का भी कण है, बहुत बारीक है तो भी चिपक ही जाएगा, वो ऊपर नहीं तैरता रहता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए जहां पर भी पोटेशियम परमैंगनेट दवा डाली जाती है वहां का जल आपको एकदम कांच की तरह दिखेगा। वास्तव में सही भी है, वो तो बिल्कुल साइंटिफिक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं उस चीज का। तो ऐसा किया जाता है और उसके तहत आपको शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। लगभग वाटर टैंक कितने बड़े बनाए जा रहे हैं, 70 से 80 घर होंगे, तो भी वो पूरे साल उस वाटर टैंक का पानी पीने के लिए चल जाएगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे सादरे धोने चले गए तो गई बेस्ट फंड में, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं धोने। इसके बाद अगला कौन सा रहा है भाई आपके? अगला एक और अभियान है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। इसमें पोषण प्रदान करना है, किसको पोषण प्रदान करना है? माँ को पोषण प्रदान करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी माँ को? गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, फिर ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो अपनी मम्मी को नहीं है। नेक्स्ट सेकंड, तो सुपोषित माँ अभियान एक और अभियान चलाया गया जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कौन सा महीने में? ये लो, हाँ, हीमोग्लोबिन कब कम हो जाता है, कौन सा महीने में? गर्भवती महिला के लास्ट महीने में नहीं होता, 7वें महीने में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 7वें महीने में हीमोग्लोबिन, इसीलिए तो 7वें महीने में ये हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाए जाते हैं महिला के। तो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है 7वें महीने में, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जैसे ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनके अल्प रक्तस्राव, एनीमिया की कमी, ऐसी कई सारी चीजें हो जाती है, बच्चे कुपोषित होने लग जाते हैं। तो सुपोषित माँ अभियान चलाया गया, स्पेशली चलाया है वो आपके ओम बिरला ने चलाया, जो लोकसभा अध्यक्ष के क्या है, तो उन्होंने चलाया। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र है, वहां के वो रहने वाले हैं, स्पेशली वहीं से चुनाव लड़ते हैं, तो ये अभियान चलाया वो कोटा बूंदी में ही चलाया, पूरे राजस्थान में नहीं शुरू किया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उन्हीं के पैसों से एक सांसद को 5 करोड़ रुपए वर्ष में मिलते हैं, उन्हीं के पैसों को पूरा उन्होंने पैसा लगाया है, वो इसी अभियान में लगाया। कौन से अभियान में लगाया भाई आपके? सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। आयरन टैबलेट दी जाती है, बाकी जितनी भी आयरन की वस्तुएं होती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अक्सर आयरन की वस्तुएं दी जाती है, तो आयरन की वस्तुएं होगी वो प्रत्येक गर्भवती महिला को 7वें महीने में प्रदान की जाएगी, ताकि आपके ये हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ता रहे, ये कहा गया। तो पूरे कोटा बूंदी में ये फर्स्ट में शुरू किया था, अभी वर्तमान में इसका तीसरा चरण चल रहा है और ये पूरे राजस्थान में शुरू कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी अभियान को एक नाम दिया गया, नाम कौन सा भी आपके? सुपोषित माँ अभियान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गर्भवती महिलाओं में किसकी कमी को पूरा करना है? आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी को पूर्ण करना है, ध्यान रख लीजिएगा। शुरुआत हुई है वो कोटा बूंदी से हुई है, और एक सांसद जिसने अपना सारा पैसा लगा दिया है, नाम कौन सा है? ओम बिरला, ठीक है। तो ओम बिरला जी ने ये आपके शुरू किया है। नेक्स्ट अगला जो एक और चल रहा है वो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है। अब ये भला और है क्या? तो आपके यहां पर ही एक शब्द लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है? स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा कौन सी कहलाती है? तो जिसमें कोई भी वेस्ट नहीं निकले, ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रीन एनर्जी। जब भी ग्रीन एनर्जी शब्द आएगा तब भी यही ऊर्जा होगी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ऊर्जा आएगी आपके? अरे स्वच्छ ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आएगी? तो ऐसी एनर्जी जिसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन कोई भी वेस्ट नहीं निकले, तो वो आपकी ग्रीन एनर्जी है या फिर स्वच्छ ऊर्जा है। इसमें कौन कौन सी एनर्जी आएगी? किस किस से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करोगे तो आएगा? एक तो सोलर एनर्जी आएगी, सौर ऊर्जा में से प्लेटें लगानी है, प्लेटें जब तक काम करेगी कोई भी वेस्ट नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर तापीय ऊर्जा आप कहोगे तो उसमें वेस्ट निकलता है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, राख बनती है, धुआं होता है, सब वगैरह होता है। दूसरी ऐसी एनर्जी कौन सी है भाई? दूसरी इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा उत्पादन किससे हो जा सकता है जिससे कोई भी वेस्ट नहीं निकले? पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? पवन ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और तीसरी ऊर्जा कौन सी है? तो एक हाइब्रिड पंप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाइब्रिड पंप का मतलब क्या होता है कि एक टरबाइन लगा होता है आपके, स्पेशली एक तालाब होता है, तालाब के नीचे जस्ट टरबाइन लगा होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तालाब का पानी टरबाइन पर गिराया जाता है, और तालाब का पानी जैसे ही टरबाइन पर गिरेगा तो टरबाइन शुरू होगा, टरबाइन शुरू होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी से जस्ट कई सारी मोटरें जोड़ दी जाती है, और वही पानी जो नीचे कुंड में जाता है वापस लेकर डाला जाता है, वो उसी में डाला जाता है। किस में डाला जाता है भाई? आपके तालाब में डाला जाता है। तो उससे होता क्या? पानी का वेस्ट भी नहीं होता है। इसको हाइब्रिड पंप मॉडल कहते हैं।
ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा क्या होता है, तो वो जो पानी होता है वही वापस रिसाइकिल होकर वापस भी जा रहा है और उसी से आपके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है जो बाद में दूसरी जगह भी दी जा रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपके हाइब्रिड पंप वाटर जो एनर्जी है वो भी इसमें आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें से हाईएस्ट राजस्थान में कौन सी एनर्जी के चांस है आपके? भाई तीन ऊर्जा मैंने बताई, एक तो सोलर एनर्जी बताई, एक पवन ऊर्जा, ठीक है, एक हाइब्रिड पंप वाटर पंप ऊर्जा, ठीक है। इसमें से हाईएस्ट चांस किसके? सौर ऊर्जा। तपता तो बहुत है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इतना गर्मी में तपता अपन भी पूरे काले हो जाते हैं, सूर्य देवता तो ऐसे चमकते हैं जैसे खुद फूफा जी हो और रूट कर ऊपर बिठाए हो अपन ने। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है सोलर एनर्जी है वो हाईएस्ट है अपने यहाँ पर। कहा जाता है इस साल हमने टारगेट रखा है और ये टारगेट रखा है लगभग 90 गीगावाट अपन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो सोलर ऊर्जा होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पर हाइब्रिड पंप ऊर्जा, क्योंकि जलाशय भी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में 25 गीगावाट है वो अपनी होगी, वो आपके स्पेशली हाइब्रिड पंप ऊर्जा वाली कहलाएगी। थर्ड नंबर पर पवन ऊर्जा आएगी और वो जो है वो ये गीगावाट है। कितने गीगावाट है भाई आपके? 10 गीगावाट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर का नहीं है बल्कि आगे अगर ज्योग्राफी में भी आएगा कि हाल ही में राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में टोटल कितने गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल कितने गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य होगा? 125 गीगावाट। 90 ये है, 10 ये हो गए, 100 और ये 25 हो गया। कितना गीगावाट बिजली होगी? 125 गीगावाट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये हमेशा ये प्रश्न आता रहेगा कि राजस्थान ने एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत कितना बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हर हमेशा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये नीति सम्मिलित हो गई है। इस साल जो टारगेट था, पहले साल जो टारगेट था वो 125 नहीं था बल्कि कम था, इस साल उसको बढ़ा दिया गया और टोटल गीगावाट कर दिया गया। अगर ज्योग्राफी के नोट्स में भी ये लिखा हुआ है कहीं 118 वगैरह तो उसको चेंज कर दीजिएगा और अब नए से 125 गीगावाट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आगे आता है, वो 125 गीगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ रहा है, चलिए तो इतने एक बार पॉइंट लिख दीजिएगा।